हेलो फ्यूचर टीचर, नमस्कार। मैं देवेश सर आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल यूपी एजुकेयर में। जैसा कि आपको पता है कि यूपी डीएलएड का एग्ज़ाम पास में है, तो हम और हमारी टीम ने ये कोशिश किया है कि जितने भी पीवाई क्यूब्स हुए हैं, चाहे सेमेस्टर फर्स्ट हो चाहे सेमेस्टर थर्ड हो, उन पीवाई क्यूब का विस्तृत समाधान जिनको आप एक बार देख कर जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपको खूब फ़ायदा होने वाला है। और साथ ही साथ मैं और हमारी टीम ये भी कोशिश कर रही है कि यूपी डीएलएड का सारा जो भी कोर्स हैं, जो भी सिलेबस है, वो भी कंप्लीट किया जाए। क्यों? क्योंकि यूपी एजुकेयर इस बार ये ठाना है कि डीएलएड में अब बैक नहीं लगने देना है। तो आइए भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, आइए हम शुरू करते हैं। आज हमारा ठीक है पेपर है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का 2024 का, ठीक है, गणित का पेपर है। तो उसको हम सॉल्व करते हैं बड़े आसान तरीके से और समझते हैं कि कैसा पेपर हमारा बनने वाला है। आइए देखते हैं। पहला ठीक है, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला काम है कि क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और आप समय से पहले कंप्लीट भी कर लेंगे। क्या है? 0.6 गुणित 0.4 का मान, ये ऐसा ही था, 0.6 गुणित 0.4। भैया दशमलव के क्वेश्चन जब भी करने हैं एक चीज ध्यान रखना है कि गलतियां सबसे होती है, गलती आप भी कर लेना। दशमलव को भूल जाना पहले। यहां समझो दशमलव भूले तो 6, यहां दशमलव भूले तो 4, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आप सिर्फ नंबर का नंबर गुणा कर दे। 6 चौको 24, कितना आया? 24। भैया छोटी सी बिंदी है, भूल गए थे, अब याद आई, इस बिंदी को अब लगाते हैं। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1। यहाँ कितना है? 1 2, 1 1 2 अंक पे दशमलव, 1 2 अंक पे दशमलव, ये 0। ये आपका आंसर। जिस ऑप्शन में दिखे वो ऑप्शन टिक कर लेना है। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। इजी सा क्वेश्चन है। क्या है? मानते हैं, ठीक है, एक्स का 24% क्या है? 96 है। एक्स का मतलब मल्टीप्लाई 24/100 बराबर 96। भैया प्रतिशत का मतलब प्रतिमिस अपान शतमिस 100। जिसका भी प्रतिशत पूछे उसके बटे में 100 कर दो बस। ये 100 भाग है, यहाँ पे इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा? गुणा। यक्स बराबर आएगा 96 गुणित 100 बटे, ये 24 यहाँ गुणा था, इस तरफ आया तो 24 भाग। 24 से 96 को भाग दिया तो 4 का गुणा 100 में किया तो x बराबर 400। मतलब वह संख्या क्या होगी भैया? 400 हम इजी तरीके से अपना कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिर्यक रेखा के एक और अंतःकोण होते हैं। तिर्यक रेखा जो समांतर रेखा को क्या करे? प्रतिच्छेदित करे। क्या करे? प्रतिच्छेदित करे। कह रहा है कि एक ओर के अंतःकोण, अच्छा एक और भैया चाहे इस तरफ का ले लो चाहे इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो। इसका क्या बोल रहा है? एक तरफ के कोण क्या होते हैं? कोटिपूरक। कोटिपूरक में क्या होता है कि दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश। तो ये 90 नहीं बनाएगा, ये 90 कभी नहीं बनाएगा। समपूरक, समपूरक में 360। बृहत जिसको रिफ्लेक्स करते हैं 270 की कहानी है। और संपूरक 180। हमेशा ध्यान देना कि किसी भी एक ओर के अंतःकोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन 4 क्या है? 4। आइए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है? स्थानीय मान आप जानते हैं निकालना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसमें 3 का स्थानीय मान 30,000 है। इसमें कितना है? 300 है। इसमें कितना? 30 है। इसमें क्या है? 3 सबसे छोटा है, यही ऑप्शन। क्रमांगत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। क्रमांगत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। जैसे 4 व 5 क्या है? क्रमांगत दो पूर्णांक है, इनका अंतर 5 में से 4 निकला तो क्या आ गया? 1। इनका अंतर हमेशा 1 होगा। दो क्रमांगत संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। आइए आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग ठीक अतिलघुत्तरीय प्रश्न, अतिलघुत्तरीय प्रश्न, इसको हम लोग धीरे धीरे जल्दी सॉल्व करते हैं। रेखाखंड किसे कहते हैं? जब रेखाखंड की बारी आई, डिफिनेशन तो आपके पास आप कहीं से भी उठा सकते हैं, मुझे पता है,
लेकिन आप समझिए कि क्या है, क्या चीजें हैं, कैसे आप खुद से इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे रेखा। क्या जानेंगे? रेखा, जिसको आप क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन। उसके बाद रेखा, रेखा के बाद किरण। किसको जानेंगे? किरण, किरण जिसको कहते हैं रे। इसके बाद बारी आती है रेखाखंड की। किसकी बारी आती है? रेखा खंड की, जिसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। भैया राइटिंग थोड़ी सी बुरी है तो आप इसको मैनेज कर लेना। समझिए रेखा किसे कहते हैं? वह, ठीक है, रेखा आप जानते हैं कि ऐसी ऐसी लंबाई, चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। चौड़ाई रहित लंबाई को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। रेखा या जिसको आप लाइन कहते हैं। लाइन का क्या होता है? कोई भी अंतिम बिंदु फिक्स नहीं होता है कि कहां से कहां तक जाएगी, इसलिए लाइन के दोनों तरफ होते हैं एरो। क्या होते हैं? एरो। जैसे तीर, तीर होता है कि छोड़े जहां तक जाना हो जाए, ठीक है, कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है, वैसे ही ये लाइन का है। रे, रे का एक बिंदु तो फिक्स है, लेकिन एक बिंदु फिक्स नहीं होता है। और रेखाखंड, रेखाखंड आप जानते हैं रेखा का ही खंड है। जब रेखा का खंड करेंगे, कहीं से रेखा को तोड़ेंगे, तो इसके दोनों बिंदु, अंतिम दोनों बिंदु क्या होंगे? फिक्स होंगे। क्या होंगे? फिक्स होंगे। जब फिक्स होंगे तो इसको हम माप सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं। इस प्रकार से ये समझने के लिए रहा। इनका सैंबल भी ऐसा ही होता है। लाइन का सैंबल हमेशा जब आप देखेंगे तो ये दोनों तरफ एरो, रे का सैंबल हमेशा एक एरो, और इसमें कोई एरो नहीं। जब कोई एरो नहीं तो ये क्या है? ये रेखाखंड है। रेखाखंड रेखा का ही भाग या खंड है। रेखाखंड के दोनों बिंदु, ठीक है, अंतिम बिंदु होते हैं, इसलिए रेखाखंड निश्चित दूरी होती है। क्या होती है? निश्चित दूरी होती है। इसको आप लिख लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हल -8 गुणित +75 गुणित 0। आप जानते हैं -8 सबसे पहले ब्रैकेट्स के बाहर करेंगे, -8 गुणित +75 मतलब सीधा सीधा 75 गुणित 0। किन्हीं भी संख्याओं में 0 से गुणा किया जाए सब वैल्यू क्या होती है? 0। इसलिए 0 से पंगा मत लेना, 0 से पंगा मत लेना। या 0 किसी भी संख्या में गुणा करेगा तो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। मोहन एक माला बनाने में इतना मिनट लगता है, तो हल हल कौन सा कलर लिया जाए जो अच्छा दिखे? ये भी नहीं सही है, चलिए देखा जाए। देखिए एक माला ठीक है बनाने में 1/3 मिनट, 1/3 मिनट कह रहा लगातार 1 घंटे में। कितने घंटे में? 1 घंटे में माला की संख्या, माला की संख्या भैया 1 घंटा बराबर कितना होता है? 1 घंटा बराबर आप जानते हैं 60 मिनट। 60 मिनट मतलब सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि 60 मिनट में, क्या 60 मिनट में कुल कितने माला बनाएगा? मुझे पता है एक माला बनाने में 1/3 मिनट लिया जा रहा है। यदि 1/3 मिनट को आप सेकंड में बदलेंगे, सेकंड में बदलने की वैसे नीड नहीं, आप सीधा सीधा कर सकते हैं। 1 घंटे में माला बनाने की संख्या बराबर 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना माला बनाएगा? भाग दे दीजिए, एक माला बनाने में 1/3 मिनट ले रहा है, तो 60 ये भाग है, गुणा हो जाएगा, ऊपर गया 3 उल्टा 180। कितना माला बनाएगा? 180 माला बनाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये भी जियोमेट्री का क्वेश्चन है, तो आप जियोमेट्री के क्वेश्चन के लिए आप इंस्ट्रूमेंट लेके रखना, ठीक है। जैसे हो गया आप स्केल लेकर रखना, गोला प्रकार रखना, ये सारी पेंसिल रखना, ये सारी चीजें रख के तब एग्जाम हॉल में जाना,
क्यों? क्योंकि वहां ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हाँ, ये जैसे इसको करना, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। मान लीजिए सब इसके चरण भी लिखने होते हैं, रचना के चरण। क्या लिखना होता है? रचना का चरण। आप चरण भी लिख देना, रचना का चरण। रचना के चरण में जैसे जैसे आप करते जाना वैसे वैसे आप लिखते जाना। सबसे पहला काम हम लोग फिगर देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। ये कोई एक रेखा या किरण ले लिया ए बी। क्या ले लिया? रेखा या किरण ले लिया ए बी। ये आप लिखते जाना। पहला, कोई कोई रेखाखंड ए बी लिया, बिंदु बी से बी को केंद्र मान के, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, ठीक है। अब इस बिंदु को मान लेंगे सी, सी को केंद्र मान के उसी त्रिज्या से, जिस त्रिज्या से आपने पहला पिछला चाप काटा था, उसी त्रिज्या से कटे हुए, ठीक है, अर्धवृत्त पे हमने ठीक चाप काटा। अब जो बिंदु ये है, ये बिंदु आपको मान लीजिए डी, बी और डी को जैसे ही मिलाया, बी और डी को बिंदु को जैसे ही मिलाया, ये जो चाप बनेगा, ये जो कोण बनेगा वो 60 अंश का बनेगा। इस प्रकार से आप लिख भी लेना, 3-4 चरण लिख लेंगे, सफिशियंट है, आप आसानी से बता सकते हैं, इनफ है, 3-4 आप लिख लेना काफी है। आगे चलते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या। सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का तो कोई झंझट है ही नहीं। बड़ी संख्या में क्या किया जाता है कि जितने अंक की पूछे बड़ी संख्या उतनी बार 9 बोल दो बस। 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 3 बार 9। कह रहा उत्तरवर्ती, उत्तरवर्तीय संख्या। उत्तरवर्ती संख्या का मतलब है कि एक आगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सक्सीजर, ठीक। सक्सीजर में क्या होता है कि उसी संख्या में एक जोड़ लिया जाता है। पूर्ववर्ती कहता तो एक घटाते, लेकिन क्या कह रहा है? उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती में एक हम जोड़ेंगे तो 999 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भैया? 1000। कितना आएगा? 1000 आप लिख देना, बस यही आपका आंसर भी हो गया। आगे चलिए। 117 को 2 संख्याओं के, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है 117 के को 2 संख्याओं के गुणों के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें एक संख्या 13 है। तो बड़ा आसान है। 117 एक गुणा क्या है? 13। 13 से जैसे ही भाग देंगे आपको पता चलेगा 13 9 117 9, मतलब 13 गुणित 9 बराबर 117। तो संख्या यही हो गया, 13 गुणित 9, यही आप लिख देना, बस हो गया। आगे चलते हैं। अगला, एक बगीचे की लंबाई। अब आगे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? देखिए, जब तार की आवश्यकता या पूरी लंबाई पूछना शुरू करे तो आप जान लेना कि परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परिमाप। मतलब जो बाउंड्री लाइन है उसका मेजरमेंट। तो सबसे पहले एक बगीचा समझ लीजिए जिसकी लंबाई कितनी है? 115 मीटर लंबाई, चौड़ाई कितनी है? 45। ये हम क्या बना देते हैं? एक बगीचा बना देते हैं। ये लंबाई है 115 मीटर, ये चौड़ाई है 45 मीटर। कह रहा है इस बगीचे को घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? तो आप समझदार हैं, आप चीजें समझ रहे हैं। 115 ये है तो 115 ये भी चाहिए, 45 ये है तो 45 ये भी चाहिए। पूरा जैसे ही जोड़ देंगे, पूरा जैसे ही जोड़ेंगे हमारा पता चल जाएगा कि कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। 115 हो गया आपका 230, 45 90। 230 में आप 90 जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? 90। जैसे ही 230 में आप 90 जोड़ेंगे तो 320 आपका आंसर बनेगा। आइए हम करते हैं, हल कैसे करते हैं। तो लंबाई, बगीचे की लंबाई
बगीचे की लंबाई, लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, 115 मीटर। चौड़ाई भैया, चौड़ाई बी, बी का मान कितना है भैया 45 मीटर। परिमाप, ये कैसा है, आयत, आयत जैसा है, तो आयत का परिमाप, किसका परिमाप, आयताकार बगीचे का परिमाप बराबर, देखिए दूठनी यल होता है, दो लंबाई होगी दो चौड़ाई होगी, तो 2l प्लस बी, 2 गुणित एल का मान कितना है भैया 115 प्लस बी का मान कितना है 45, जोड़े 2 गुणित 115 और 45 जोड़े आप तो 160, 16 दूना 32, 320 मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी। कितने मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी, 320 मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। ये भी क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 हल। डिफिनेशन आप तो कहीं से भी पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको सिर्फ समझना है कि कैसे हम अपने शब्दों में जाके एग्जाम में लिख पाएं। क्वेश्चन है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। किसका वर्गीकरण कह रहा है भैया, त्रिभुज का। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज को बांटा जाता है दो रूपों में। त्रिभुज को कितने रूपों में बांटा जाता है, इस त्रिभुज का वर्गीकरण हम 2 रूपों में करते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण हम कितने रूपों में करते हैं, 2 रूपों में करते हैं। एक होता है कोणों के आधार पे, किसके आधार पे, कोणों के आधार पर, और दूसरा होता है भुजाओं के आधार पे। किसके आधार पे, भुजाओं के। ये आपसे क्या पूछा, भुजाओं के आधार पे पूछा, भुजाओं के आधार पर। अब कोणों के आधार पे भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, भुजाओं के आधार पे भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। तो आप देख लीजिए, देखिए कोणों के आधार पे त्रिभुज के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, 1 2 3। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिकोण त्रिभुज। भैया भुजाओं के आधार पे भी 3 होते हैं, 2 3। डिफिनेशन आप सबका लिख सकते हो, डिफिनेशन एकदम इजी है, एक एक लाइन में आप इसको समझ जाएंगे। भुजाओं के आधार पे अब देखिए तीन ही तरीके के त्रिभुज 3 भुजाओं से पॉसिबल हो पाएंगे। जैसे पहला, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान हो तो समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं असमान हो वो क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। ये इजी सा होता है। ये हम लिखेंगे पहला समबाहु, कौन सा, समबाहु त्रिभुज। सम में समान, बाहु में भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज के बाद समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। राइटिंग मेरी थोड़ी सी कम अच्छी है तो ध्यान में रखना। और तीसरा विषम बाहु, कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक भैया, त्रिभुज क्या है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज को दो प्रकार से बांटा जाता है, कोण के आधार पे और भुजा के आधार पे। कोण पे के आधार पे भाजा जाता है तो न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का मान या तीनों कोण ठीक 90 अंश से छोटे हो। तीनों कोण कैसे हो, 90 अंश से छोटे हो। दूसरा है समकोण त्रिभुज,
त्रिभुज में एक कोण समकोण रहे, समकोण मतलब 90 अंश का बने, कितने अंश का, 90 अंश का बना है। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। अब आते हैं भुजाओं के आधार पे, पहला समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं असमान हो, असमान मतलब भिन्न भिन्न हो, वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा भैया। एक दुकानदार ने 1500 का कोट 25% छूट देकर बेचा, बताइए कोट कितने में बेचा। सबसे पहले छूट कितना दिया भैया, छूट दिया 25%। अच्छा छूट राशि फिर क्या होगी, छूट राशि, अच्छा कितने पे दिया, 1500 का, 1500 का 25% दिया भैया, आसान से निकालेंगे। 1500 का मतलब गुणा 25% मतलब 25/100, ई 0 हुआ 0 हुआ कट गया, 25 पंचे 125 कहिया 5, फिर 25 से कम 25 और 12, 25 और 12 37, ठीक 375 रुपए की छूट। तो कह रहा है कि बताइए कोट कितने में बेचा, तो कोट बेचा, कोट बेचा मतलब आप उस कोट की सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, एसपी। अब मुझे समझ में आ गया कि अच्छा वास्तविक मूल्य कितना था, वास्तविक मूल्य था 1500, अच्छा डिस्काउंट कितने का दे दिया, 375 का, कितने का डिस्काउंट दे दिया, 375 का। ध्यान से देखिए इधर, वास्तविक मूल्य कितना था 1500, 1500 में डिस्काउंट दिया 375 रुपए का। अब घटा दीजिए, 10 में से 5 गए 5, ये हो गया 9, 9 7 गए 2, ये हो गया आपका 4, 4 में से 3 गए 1 और ये 1, यही आपका आंसर। अच्छा कोट कितने में बेचा गया, 1125 रुपया में, अच्छे से आप लिख लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 15 हल देखते हैं भैया। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 175 है। अच्छा ये HCF दे दिया गया भैया, HCF कितना दिया 5, और LCM भी दे दिया गया है 175 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:7। अतः दो संख्या हम मान लेते हैं, माना संख्याएं, माना संख्याएं। पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या ये जो पहला अनुपात है 5x, और दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर 7x, लो हो गया। अब हम इनका निकाल लेते हैं HCF, 5x और 7x का HCF हम निकालेंगे तो 5 और 7 आपस में मिलेंगे नहीं, सिर्फ मिलेगा x। HCF बराबर किसका किसका निकालेंगे, ठीक है 5x का और 7x का, ऐसा कर लेते हैं 5x, 7x बराबर, दोनों में x कॉमन है तो HCF x आया, HCF क्या आ गया x। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी x, HCF क्या आ गया x, इसका x का HCF पता है कितना है 5, मतलब x का मान क्या हो गया 5। हम रखेंगे पहली संख्या, कौन सी संख्या, पहली संख्या बराबर 5x मतलब 5 गुणित 5 बराबर 25। आपसे पूछ क्या रहा है तो बड़ी संख्या बताओ 7x, दूसरी संख्या ही बड़ी संख्या है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 7x मतलब 7 गुणित 5, 7 गुणित 5 बराबर 35। तो यही बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या बराबर 35, यही मेरा आंसर। इजी तरीके से क्वेश्चन, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। क्या दिया था
एचसीएफ दिया था और एलसीएम दिया था, और दो संख्याएं हैं उनका अनुपात दिया था 5:7। तो माना वो दोनों संख्याएं क्या है, पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 7x। अब हम 5x और 7x का जैसे ही एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ मुझे पता चलता है कि x दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है? x। तो एचसीएफ x का मान मुझे ऊपर पता है कि एचसीएफ क्या दिया है, किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो x का मान आ गया 5। तो एक संख्या हो गई 5×5 = 25 और दूसरी संख्या हो गई 5×7 = 35। पूछ रहा बड़ी संख्या। अच्छा 25 बड़ा है 35, तो 35 आपका आंसर। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 35। व्यंजक इतने से इतने को घटाइए। हल जैसे बोल रहा वैसे लिखेंगे। x² - 5x + 4 में से घटाना किसको? 3x² - 6x + 3। जब घटाने की बात आए तो ये डिब्बा लगा के लिखना। क्यों? क्योंकि ये टंकी खुलेगा तो सब उल्टा सीधा होने वाला है, इसलिए ध्यान देना। यहाँ करेंगे x² - 5x + 4, ये माइनस, ये प्लस रहा -3x², ये माइनस रहा माइनस प्लस 6x, ये माइनस से गुणा होता, ये प्लस रहा था -3। अब देखो x² के ढूंढे, x² के चार सजाती विजाती होता है ना, x² - 3x²। x वाला ढूंढे x वाले के, तो -5x और प्लस 6x, प्लस 4 वाला जोड़े ढूंढेगा संख्या वाले को, +4 -3। इस प्रकार से हम सब सजाती को एक साथ कर लेते हैं, सजाती को एक साथ कर लेते हैं। अब देखिए x² - 3x²। अच्छा ये घटेगा, लेकिन किसका चिन्ह बड़ा है? माइनस वाला बड़ा है। -3x², तो माइनस लगा दीजिए। 3 में से एक x² घटा तो 2x²। -5x + 6x, दोनों में कौन बड़ा हुआ है? प्लस वाला बड़ा हुआ। तो 6x में से 5x घटा तो 1x, +4 -3, 4 में से 3 गवा तो +1। यह तो हर आंसर। अब वही चीज, विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं? विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं? अब व्यंजक भी दो प्रकार के होते हैं, सजाती होता है, विजातीय होता है। सजाती व्यंजक ऐसे व्यंजक होते हैं जिसमें समान चर होता है और चर की घात भी समान होती है, तो सजातीय व्यंजक कहलाते हैं। विजातीय व्यंजक कैसे व्यंजक होते हैं? जिसमें चर समान न हो, यदि चर समान है तो उसकी घात समान न हो, ये कैसे व्यंजक कहलाएंगे? विजातीय व्यंजन कहलाते हैं। सजातीय व्यंजक ही आपस में जुड़ते और घटते हैं, इस बात का ध्यान रखना। सजातीय व्यंजक ही आपस में जुड़ते और घटते हैं। तो इसका डिफिनेशन आप अपने से भी लिख लेना, बहुत ज्यादा वो है नहीं, और लिखना हो तो दो छोटी छोटी पॉइंट्स लिख लेना। विजातीय व्यंजक में, विजातीय व्यंजक में चर चर तथा चर की घात असमान रहता है। इसको आप और विस्तार से लिखना, और विस्तार से लिखने का मैंने आपको बताया कि ऐसे व्यंजक जिनमें चर असमान हो तथा यदि चर समान है तो चर की घात असमान हो, ऐसे व्यंजक क्या कहलाते हैं? विजातीय व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण भी आप दे देना, जैसे 3x + 4y, इसमें 3x, 4y, ये कैसे व्यंजन है? विजातीय। क्यों? क्योंकि चर क्या है? चर असमान है, चर असमान है। चर x अलग है, y अलग है, चर कैसे है? असमान है। या आप लिखना चाहो घात के हिसाब से भी, जैसे x² + 2x, इसमें देखिए इसकी घात असमान है, घात असमान है। ऐसे उदाहरण दे देंगे, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। या तो चर ही असमान हो, एक x एक y एक a b, इस प्रकार से अलग अलग, या इनकी घात असमान हो, ये ऐसे क्या कहलाते हैं? विजातीय कहलाते हैं। लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि अजय के घर से बाजार इतने किमी दूर है, इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाजार से इतने किमी दूर है। अब देखिए इसकी दो स्थितियां होती हैं, स्थिति कितनी होगी, दो स्थिति बनेगी। लेकिन जो सही है कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, अजय के घर से बाजार इतने किमी दूर है। ये घर है अजय का, ये बाजार है, ये मान लीजिए बी पॉइंट बाजार। बाजार कितने कितने किमी दूरी है, 11.5 किलोमीटर की दूरी है। ये पूरी दूरी कितनी है, 11.5 किलोमीटर की है। इसी रास्ते पे उसका विद्यालय, इसी रास्ते पे उसका विद्यालय बाजार से इतने किमी दूरी पे है। मतलब ये बाजार है, बाजार से इतने इतने किमी दूरी पे इसका विद्यालय है। ये इसका विद्यालय है, यहाँ इसका विद्यालय है। इसी रास्ते पे नहीं कहता तो हम दूसरी स्थिति भी अपनाते, तो बाजार से तब हम आगे भी चले जाते हैं। तो अजय के घर से विद्यालय की दूरी बताइए। अब अजय का घर यहाँ है और यहाँ तक की दूरी, इसकी दूरी आपको पता है 1.25 किलोमीटर। अब मुझे पता है कि पूरी दूरी में से विद्यालय से बाजार वाली दूरी माइनस कर दीजिए, आपका आंसर पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे अजय के घर से विद्यालय की दूरी, अजय के घर से विद्यालय की दूरी बराबर, सबसे पहले पूरी दूरी, घर से बाजार की दूरी, घर से बाजार की दूरी माइनस बाजार से विद्यालय की दूरी, यही है ना, विद्यालय से बाजार की दूरी, विद्यालय से बाजार की दूरी, यही आप घटा दीजिए। घर से बाजार की दूरी कितनी है, 11.5 घटाएंगे, विद्यालय से बाजार की दूरी 1.25। ये दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव का दो अंक है, पहले दशमलव को बराबर कर लीजिए, एक जीरो बढ़ाएंगे आप बराबर हो गया। अब जीरो में से 5 नहीं माइनस हुआ, इससे उधार लिया, 10 में से 5 माइनस हुआ 5, ये हो गया 4, 4 में से 2 माइनस हुआ 2 दशमलव, ये हो गया आप ठीक है, ये एक में से 1 माइनस हुआ तो 0, और ये आपका 1 किलोमीटर। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। इस प्रकार से आपने देखा कि हम लोगों ने बड़ी आसानी तरीके से यूपी डीएलएड के सेमेस्टर फर्स्ट के गणित का सारे क्वेश्चन का समाधान हमने देख लिया। यदि आपको ठीक है ये वीडियो अच्छा लगा हो या किसी प्रकार की मेरे द्वारा कमी रही हो तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और उससे हम सीख लेंगे और अगले वीडियो में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने अन्य डीएलएड साथियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। आप हमारा साथ और सहयोग देंगे और तब हम जाके सारा का सारा डीएलएड का सिलेबस, साथ में जितने भी टीचिंग की वैकेंसीज हैं उसमें एक अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे शिक्षक के साथ मैं आपका साथ दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।